सो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज नोन एज बैरेट एसोफेगस। तो जीआईटी पैथोलॉजी के अंदर हमने ओरल पैथोलॉजीज पढ़ी है, फिर हमने एसोफेगस पैथोलॉजीज पढ़ी है। उसमें कुछ रहती है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज कॉल्ड बैरेट एसोफेगस, वेरी इंपॉर्टेंट। बैरेट एसोफेगस है क्या चीज़, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एमसीक्यूज हैं, ये तीन वर्ड जो है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज बैरेट एसोफेगस। इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम विद नॉन सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम along with the goblet cells। इसका मतलब ये है कि जो बैरेट एसोफेगस है उसमें एक्चुअली जो एसोफेगस है उसके अंदर जो एपिथेलियल चेंज है वो आता है। एक किस्म की एपिथेलियम दूसरे में चेंज होता है। अब कौन सा एपिथेलियम किस में चेंज होता है ये मैटर करता है। सो जो एसोफेगस का लोअर पार्ट है, स्टमक के साथ अटैच है, उसमें जो नॉर्मल एपिथेलियम है वो नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है। अगर वो रिप्लेस हो जाए नॉन सिलिएटेड कोलमनर पे तो उसको बैरेट एसोफेगस कहते हैं। और जो नॉन सिलिएटेड कोलमनर है, दिस एपिथेलियम लुक लाइक इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। देयरफॉर एक टाइप एपिथेलियम से दूसरे में चेंज होना इसको मेटाप्लेजिया कहते हैं। और जिस टाइप में ये चेंज होता है वो इंटेस्टाइन एपिथेलियम की तरह होता है, इसलिए इसको हम इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये तीन वर्डिंग्स आप लोग गौर से सुने, ये हम बार बार पढ़ेंगे। वन इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी, ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे। अनदर इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया, एक का नाम क्या है, हाइपरप्लेजिया। एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड, दैट इज नोन एज मेटाप्लेजिया। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और इसमें लेके एक होते हैं डिस्प्लेजिया, ये आप लोगों ने क्लियर करना है, एक एमसीक्यूज आता है। और एक होता है न्यूप्लेजिया, दैट इज कॉल्ड ऑफ न्यूप्लेजिया। तो अगर सेल की साइज सिर्फ बढ़ती है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, वो हाइपरट्रोफी है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, वो हाइपरप्लेजिया है। But metaplasia is the changing of one type of epithelium into another type. और dysplasia disordered increase in the number of cell है। Neoplasia is an unregulated, uncontrolled increase in the number of cell which is known as cancer। इसको हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे आर आस्क्ड मल्टीपल टाइम इन द एग्जाम्स एज वेल। तो बैरेट एसोफेगस में एक किस्म की एपिथेलियम दूसरे में चेंज होती है, तो इट इज अ टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया। और वो एपिथेलियम जो नया बनता है वो इंटेस्टाइन की तरह होता है, इसलिए इसको हम इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है, इन द लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस, दैट इज डिस्टल एसोफेगस। अब ये होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन। इट इज ड्यू टू क्रोनिक गर्ड गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। और इसके अंदर जब स्टमक से वापस मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट आते हैं, इट कंटेन लॉट ऑफ HCl। ये जो HCl है ये जब यहाँ की म्यूकोजा को बार बार एपिथेलियम को इरिटेट करेगी तो अपने आप को नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस से कन्वर्ट करेगी नॉन सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम में। तो अगर आप लोगों से ये कोई पूछे कि यार बैरेट एसोफेगस ये किस वजह से होती है, क्रोनिक इरिटेशन ऑफ HCl बिकॉज ऑफ गर्ड। And if it is left untreated, then Barrett esophagus in the lower part of stomach, it will leads to esophageal adenocarcinoma। इसलिए कहते हैं जो बैरेट एसोफेगस है ये तो मेटाप्लेजिया है, इसके बाद या डिस्प्लेजिया में जाएगा, फिर न्यूप्लेजिया। लेकिन आप अगर ये क्वेश्चन करें जो बैरेट एसोफेगस है, अगर बंदा अपना इख्तियार करे, ऐसी मेडिसिन खाए कि जिससे वो HCl की इरिटेशन कम करे, लाइक ओमेप्राजोल वगैरह, तो बैरेट एसोफेगस अगर वो कंट्रोल करे तो ये ठीक हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल ठीक हो सकता है। इट इज अ रिवर्सिबल कंडीशन। लेकिन अगर ट्रीट ना करें और ये आगे जाए, इट विल लीड्स टू एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें एक एमसीक्यू आप लोगों को जरूर आएगा। इसके बाद आते हैं एसोफेजियल कैंसर की तरफ। व्हाट इज एसोफेजियल कैंसर। एसोफेजियल कैंसर टिपिकली present with progressive dysphagia, first to solid, then to liquid, and weight loss is one of the most important factor of cancer. Aggressive cause due to lack of serosa in esophageal wall, allowing rapid extension। जो एसोफेगस कैंसर है उसमें कैंसर सेल की जो स्प्रेडिंग रेट है वो ज्यादा होती है, एंड इट हैज अ वेरी वेरी पुअर प्रोग्नोसिस ड्यू टू एडवांस डिजीज एट प्रेजेंटेशन। असल में बाजों का जब एसोफेगस का कैंसर होता है इनिशियली तो सिम्टम नहीं होते, अगर सिम्टम आते भी हैं तो लोग अपने आप को इग्नोर करते हैं। सो द पेशेंट इन एसोफेगस कैंसर दे प्रेजेंटेड वेरी वेरी लेट। और जब वो लेट आते हैं तो तब तक डिजीज एडवांस हो चुकी होती है,
तो उनमें फिर रहने की चांसेस जो प्रोग्नोसिस है दैट इज वेरी वेरी पुअर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसोफेगस कैंसर, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड एडिनो। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अपर टू थर्ड पार्ट में होता है, लोअर वन थर्ड में एडिनो कार्सिनोमा। द काज ऑफ अपर टू थर्ड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, अल्कोहल, हॉट लिक्विड, caustic structure, smoking is the strongest factor, एगलीजिया एंड नाइट्रोसामाइन रिच फूड, ये जैपनीज वगैरह ज्यादा लेते हैं। एडिनो के अंदर क्रोनिक गार्ड, बैरेट एसोफेगस, ओबेसिटी एंड टोबैको स्मोकिंग। इसमें अगर पूछा जाए द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर फॉर स्क्वामा सेल, वो स्मोकिंग है, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर फॉर एडिनो कार्सिनोमा दैट इज बैरेट एसोफेगस। अब ये जो स्क्वामा सेल है इट इज मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड, और जो एडिनो कार्सिनोमा है मोस्ट कॉमन इन अमेरिका। तो ओवरऑल अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन एसोफेगस कैंसर है वो जाहिर बात है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। और जो ओवरऑल अमेरिकन की हम बात करें तो उसमें मोस्ट कॉमन जो एसोफेजियल कैंसर है दैट इज नोन एज एडिनो कार्सिनोमा। तो ये अभी हमने पढ़ लिया द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसोफेजियल पैथोलॉजी, यहाँ पे खत्म हो गए। अब इसके बाद आते हैं हम स्टमक पैथोलॉजी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा दैट इज नोन एज गैस्ट्राइटिस। तो अगर हम गैस्ट्राइटिस पे बात करें कि व्हाट इज मेंट बाय गैस्ट्राइटिस, तो प्लीज रिमेंबर दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, कि अगर हम गैस्ट्रिक म्यूकोजा को देखें इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए दैट इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। इट मे बी एक्यूट और इट मे बी क्रोनिक। अब एक्यूट किस वजह से होता है, एनसेड यूज की वजह से, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये दर्द के लिए हल लोग गोली लेते हैं, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को इनहिबिट करता है विच लीड्स टू डिक्रीज गैस्ट्रिक म्यूकोजल प्रोटेक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर हम स्टमक की सिंपल सी डायग्राम ड्रा करें तो आप लोग को यहाँ से एक डायग्राम में पता होना चाहिए कि जो स्टमक की अंदर वाली म्यूकोजा है इसके ऊपर, इस म्यूकोजा के ऊपर यहाँ पे इस तरह एक कोटिंग की गई है। जिस तरह हम बच्चों को किताबों के ऊपर कोटिंग कराते हैं ताकि किताब खराब ना हो जाए, इस तरह स्टमक के ऊपर जो म्यूकोजा है इसके ऊपर एक कोटिंग होती है, एंड दिस प्रोटेक्टिव कोटिंग इज डन बाय प्रोस्टाग्लैंडिन। तो जो लोग एनसेड लेते हैं लॉन्ग रन में लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर और इस तरह डिजीज है जिसमें लोग एनसेड लेते हैं, तो क्या होता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है ये इनहिबिट होगा, तो प्रोटेक्टिव कोटिंग कम होगी, और जब ये कोटिंग खराब होगी तो इसके ऊपर अल्सर के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर नेक्स्ट लिखे बर्न। बर्न पेशेंट में अगर किसी बंदे की कोई जगह जल जाए तो उससे एक्सेस फ्लूइड लॉस होगी, देयर इज हाइपोवोलेमिया, क्योंकि बर्न कैन काज डिहाइड्रेशन। और अगर ब्लड वॉल्यूम इतना कम पड़ जाए कि वो म्यूकोजल इस्कीमिया कराए तो वहाँ पे सेल की डेथ होगी, एंड दैट इज कॉल्ड कर्लिंग अल्सर। तो एग्जाम के अंदर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक अल्सर इज क्लासिकली सीन इज द रिजल्ट ऑफ बर्न, आंसर इज कर्लिंग अल्सर। फिर कभी कभार ब्रेन इंजरी होती है, और ब्रेन इंजरी के अंदर आप लोगों को पता है देयर इज रेज्ड ICP, इंट्रा क्रेनियल प्रेशर। रेज ICP के अंदर देर इज इंक्रीज वेगल स्टिमुलेशन, और जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी इट विल रिलीज एसिटाइल कोलिन। और आप लोगों को पता है स्टमक के अंदर जो पेराइटल सेल हमने पढ़ा था, पेराइटल सेल दैट इज PC, उसमें एक M3 रिसेप्टर था, एक G रिसेप्टर था और एक H2 रिसेप्टर। इस M3 पे जब एसिटाइल कोलिन काम करें इट विल इंक्रीज H प्रोडक्शन फ्रॉम पेराइटल सेल, एंड दिस H will later meet with Cl that will form HCl। तो इतना याद रखें वेगल स्टिमुलेशन कैन लीड्स टू HCl प्रोडक्शन, एंड इफ HCl इज वेरी हाई इट विल लीड टू गैस्ट्रिक अल्सर। तो यहाँ पे 2 MCQs याद रखें या 3 MCQs। क्रोनिक एनसिड यूज की वजह से अल्सर की वजह क्या है, डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन इन वीक म्यूकोजल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, इफ द गैस्ट्रिक अल्सर इज ड्यू टू रिजल्ट ऑफ बर्न दैट इज कॉल्ड कर्लिंग अल्सर, और अगर गैस्ट्रिक अल्सर इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ ब्रेन इंजरी उसको कुशिंग अल्सर कहते हैं। स्पेशली कॉमन अमंग पेशेंट विद अल्कोहल यूज डिसऑर्डर एंड दोज टेकिंग NSAIDs फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एज आई टोल्ड यू बिफोर। बर्न फॉर कर्लिंग आयरन, ऑलवेज पुशिंग द ब्रेन। तो बस पुशिंग मीन एक पुशिंग इफेक्ट, अगर जोर देंगे ऊपर से तो ब्रेन मसला। फिर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन ऑफन लीड टू एट्रोपी। अब देखिए जब इन्फेक्शन ज़्यादा देर तक रहेगी तो उसमें म्यूकोजल एट्रोपी होगी, तो HCl की प्रोडक्शन रेट कम होगी, हाइपोक्लोरहाइड्रिया, हाइपरगैस्ट्रिनीमिया एंड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। इसीलिए याद रखिए जिस तरह इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया ये लोअर एंड ऑफ एसोफेगस में होता है, लेकिन यहाँ पे इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया है लेकिन इसको बैरेट एसोफेगस नहीं कह सकते हैं। और जहाँ पे मेटाप्लेजिया होता है तो अगर हम ओफेंडिंग काज को टी करें द पेशेंट विल ऑल राइट
the patient symptom will be reversed. If left untreated, increase the risk of gastric cancer. फिर इसके बाद H. pylori है most common, increase risk of peptic ulcer disease, and it can also call malt lymphoma, mucosal associated lymphatic tissue lymphoma. It affect antrum first and spread to the body of stomach. तो अगर आप स्टमक की मिसाल ले लें लाइक दिस, देखें, दिस कॉल्ड फंडस ऑफ द स्टमक, ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, इस एरिया को एंट्रम कहते हैं। तो इस एरिया के अंदर अल्सर के चांसेस ये एच पाइलोरी की वजह से होती हैं। और अगर हम फंडस की बात करें और बॉडी की बात करें तो इसके अंदर जनाब ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से और कभी कभार हमारी बॉडी में एबनॉर्मल एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडीज बनती है जो कि इसको डैमेज करती है पेराइटल सेल, एंड पेराइटल सेल विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर। और जब कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आएगी तो फिर क्या होगी, विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इट विल लीड्स टू पर्नीशियस अनीमिया। तो पर्नीशियस अनीमिया इज अ ऑटो इम्यून डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज विटामिन बी 12 एब्जॉर्प्शन एंड द टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। तो आप लोग को ये चीज़ें इतना याद रखना है, दैट इज मोर देन एनफ टू रिमेंबर इट। इसमें जो कर्लिंग अल्सर, पुशिंग अल्सर और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन की हिस्ट्री है ये याद रखनी है। बाद औक़ात आप लोगों से ये पूछेंगे कि यार एक पेशेंट है उसको हमने इनसेट लॉन्ग रन में देनी है लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो अगर वो अल्सर कराता है तो हम क्या पेशेंट को इनसेट नहीं देंगे? हम देंगे, ज़रूर देंगे, लेकिन हम साथ में एक पीपीआई देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, ताकि पेशेंट को अल्सर के चांसेस कम रहे। फिर इसके बाद है मेनेट्रियर डिजीज। ये जो मेनेट्रियर डिजीज है इट इज़ द हाइपरप्लेजिया ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। अगर स्टमक की म्यूकोजा की मतलब नंबर बढ़ जाए, हाइपरप्लेजिया, दैट इज कॉल्ड मेनेट्रियल डिजीज। देखिए हाइपरट्रोफाइड रोगे, इसका मतलब ये है वेव लाइक ब्रेन गायराई। अगर स्टमक है ना, स्टमक इसको हम इस तरह देखते हैं, तो स्टमक की जो म्यूकोजल फोल्ड है वो इस तरह होती है जब ये एम्प्टी होता है, और जब स्टमक में फूड आता है तो फिर ये स्ट्रेच हो जाते हैं, तो स्टमक डायलेट। इस फोल्डिंग ऑफ म्यूकोजा को हम क्या कहते हैं, रोगे। इनकी साइज बढ़ती है जिस तरह हमारे पास ब्रेन में इस तरह होती है, ब्रेन जायराई की तरह। इट काज ड्यू टू इट काजेज, तो जब ये रोगे, ये फोल्डिंग बढ़ जाए म्यूकस, it will release more mucus production and resulted protein loss and parietal cell atrophy which lead to decreased acid। ये जो मेनेट्रियर डिजीज है इज अ टाइप ऑफ प्री कैंसरस कंडीशन प्रेजेंट विद, ये वेवी अपीयरेंस देता है, रोगे ए लुक लाइक वेव। तो इसमें वेव याद रखें। नंबर 1, पेशेंट विच इज यूजुअली प्रेजेंटेड विद वेट लॉस, एनोरेक्सिया, vomiting, epigastric pain and edema. Think about menetrier disease. So menetrier disease is characterized by weight loss, anorexia, vomiting, epigastric pain and edema. If investigation showed hypertrophied rogae and hyperplasia of gastric mucosa, think about menetrier disease। ठीक है, ये प्री कैंसरस है, इनको हमें ट्रीट करना चाहिए, अदरवाइज दिस पेशेंट हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी लीड्स टू कैंसर। ये प्री कैंसर है तो वी कांट इग्नोर दिस कंडीशन। अब आते हैं जनाब गैस्ट्रिक कैंसर की तरफ। ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह लिख के देता हूँ इस क्लास के अंदर से, कि आप लोगों को एक एमसीक्यूज यहाँ से जरूर आएगी। सो दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसको देखते हैं, मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, लिम्फोमा, जीआईटी स्ट्रोमल ट्यूमर एंड कार्सिनाइटिस रेयर। अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि स्टमक से कौन कौन से टाइप्स के कैंसर आते हैं, सो हमने नाम पहले से ले लिया, एडिनोकार्सिनोमा, लिम्फोमा, जीआईटी स्ट्रोमल कैंसर, इवन कार्सिनाइड ट्यूमर। लेकिन जो कार्सिनाइड ट्यूमर है वो तो हमने पढ़ा है, उसमें सेरोटोनिन बढ़ता है और उसकी यूजुअल साइट या तो अपेंडिक्स है और या हमारे पास टर्मिनल इलियम है। लेकिन गैस्ट्रिक कैंसर मोस्ट कॉमन इज गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, अर्ली एग्रेसिव, लोकल स्प्रेड विद नोड एंड लीवर मेटास्टेसिस। इट्स मीन जो स्टमक है उसकी कैंसर अगर निकले और वो टाइम पे ट्रीट ना की जाए, इट कैन काज मेटास्टेसिस स्प्रेडिंग टू द लीवर, ऑफन प्रेजेंटेड विद वेट लॉस, वेपन इज द निमोनिक, वेट लॉस, अर्ली satiety, इंसान को बार बार भूख लगेगी, abdominal pain, obstruction, and in some cases acanthosis nigricans, and that is one of the blackish rashes on the skin, blackish rashes on the skin। वैसे जो एकांथोसिस नाइग्रिकन थे ये डायबिटीज टाइप 2 में भी होते हैं। ये इस तरह ब्लैक टाइप के जनाब लीजन होते हैं जो स्किन के अंदर निक एरिया या एक्जेला को अफेक्ट करती है। इसको हम लेजर ट्रेलेट साइन कहते हैं। अब यहाँ पे
दो चीजें हैं, एक होता है इंटेस्टाइनल और एक होता है हमारे पास डिफ्यूज। जो इंटेस्टाइनल टाइप कैंसर है एसोसिएट विद एच पाइलोरी, तो एच पाइलोरी जो इन्फेक्शन है ये गांव के अंदर अगर किसी को होता है तो कि ये हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एच पाइलोरी है ये सिंपल अल्सर से लेके कैंसर करा सकता है। इट इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। तो ये पॉइंट याद रखना है। डाइट्री नाइट्रोसामाइन, स्मोक फूड जो लोग खाते हैं, टोबैको स्मोकिंग, एक्लोरहाइड्रियल, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। अगर एक्यूट गैस्ट्राइटिस को ट्रीट ना करें इट विल कम क्रोनिक, and chronic gastritis leads to cancer, commonly on the lesser curvature and look like ulcer with raised margin। तो याद रखें ऐसा कैंसर जो लेसर कर्वेचर पे हो, मोस्ट लाइकली एच पाइलोरी की वजह से हो, दैट इज इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। अगर डिफ्यूज है नॉट एसोसिएट विद एच पाइलोरी, इट्स मीन कि एवरी गैस्ट्रिक कैंसर इज नॉट नेसेसरी दैट इज एसोसिएट विद एच पाइलोरी। मोस्ट केसेस ड्यू टू ई कैडन म्यूटेशन, सिग्नेट्स रिंग सेल, दैट म्यूसिन फिल्ड सेल विद पेरिफेरल न्यूक्लियाई। अब ये सेल है एबनॉर्मल और इसके अंदर इस तरह जेल की तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लूइड है, दीज जेली आर स्टिकी फ्लूइड कॉल्ड ऑफ म्यूसिन। सेल के अंदर अगर म्यूसिन है और दूसरी बात यहाँ पे इस तरह छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, बट दीज न्यूक्लियाई अरेंज ऑन द साइड्स ऑफ द सेल, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूक्लियाई, दे आर कॉल्ड पेरिफेरल न्यूक्लियाई। दो बातें और से सुने कि द मोस्ट इंपोर्टेंट वन कि a cell which contain mucin and they have peripherally nuclei, think about segment ring cell, classically seen in gastric cancer or diffuse type। फिर गैस्ट्रिक जो स्टमक वॉल है it grassly thicken and leathery and that is called Liniatus plastica। Plastica is the word used for leathery appearance। तो भाई दो चीज, ऐसा सेल गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर इसमें म्यूसिन हो और इसकी बाहर पेरिफेरी पे न्यूक्लियर अरेंज हो, वो सिग्नेट रिंग सेल है। और ऐसा कंडीशन जो गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर स्टमक की वॉल को थिक करे और लेदरी करे उसको लाइनाइटस प्लास्टिका कहते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन आता है जो गैस्ट्रिक कैंसर है इसकी मेटास्टेसिस होती है। अब अगर गैस्ट्रिक कैंसर मेटास्टेटाइज स्प्रेड होके लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में जाए, स्टमक जो है स्टमक फ्रॉम स्टमक, स्टमक से कैंसर मेटास्टेटाइज करे, स्प्रेड करे, मेटास्टेसिस का मतलब स्प्रेड करे, इन्वॉल्व करे लेफ्ट सुपरा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। अब क्लेविकल बोन आप लोग को पता है ब्यूटी बोन है, कॉलम बोन ऑफ द बॉडी, इसके ऊपर जो लिम्फ नोड है सुपरा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। तो लेफ्ट साइड भी है राइट भी है, बट स्टमक इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये बात और से सुने, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसको स्टमक कैंसर है लेकिन वो स्टमक से निकले लेफ्ट सुपरा क्लेविकुलर लिम्फ नोड में जाए तो उसको हम वेर्च्यू नोड, ये स्टार है। अगर स्टमक कैंसर फीमेल में है और फीमेल के अंदर वो स्टमक दोनों साइड पे बायलेटरल ये ऊरीज में जाए ऊरी, इफ द स्टमक कैंसर इन फीमेल दे स्प्रेड इनटू बोथ ऊरीज, उसको क्रोकेनबर्ग ट्यूमर कहते हैं। और अगर स्टमक कैंसर अराउंड अम्बिलिकस जाए पेरियम्बिलिकल, सिस्टर मैरी जोसेफ नोडुल्स कहते हैं। और अगर पल्पेबल मास एंड डिजिटल रेक्टल एग्जाम सजेस्टिंग मेटास्टेसिस टू रेक्टो यूटराइन पाउच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेक्टो इज द वर्ड यूज फॉर बिहाइंड, रेक्टो यूट्राइन यूट्रस के साथ, मतलब ये हम पढ़ेंगे आगे गायनी के अंदर। तो रेक्टो यूट्राइन और ये हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, उसको कहते हैं द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी, दैट इज रेक्टो यूट्राइन पाउच, पाउच ऑफ डगलस। अगर ये इसमें जाए दैट इज ब्लमर शेल। तो स्टमक कैंसर अगर लेफ्ट साइड सुपरा क्लेविकुलर लिम्फ नोड में जाए उनको वेर्च्यू नोड कहते हैं। स्टमक कैंसर अगर फीमेल में नीचे दोनों ओवरीज में जाए उसको हम क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। और अगर स्टमक कैंसर अराउंड द अम्बिलिकस अफेक्ट करे उसको सिस्टर मैरी जोसेफ नडूल कहते हैं। और अगर ये फीमेल के अंदर नीचे पाउच ऑफ डार्कलेस या रेक्टो यूट्राइन एरिया में चले जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी नोन एज ब्लमर शेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इसके बाद आता है पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडिनल अल्सर। अगर म्यूकोजल लेसरेशन स्टमक में हो जाए, डिसकंटिन्यूटी इन द म्यूकोजा ऑफ स्टमक, गैस्ट्रिक अल्सर। और अगर वो ड्यूडिनम में है, ड्यूडिनल अल्सर। अब पेन इंटेंसिटी, अब जिधर देखे आप लोग को थोड़ा सा यहाँ से हैंड्स भी देता रहूंगा, जैसे द स्टमक अगर ये जख्मी है और आप इसके ऊपर खुराक डालेंगे तो जितना आप खुराक डालेंगे आप इस जख्म को स्टिच करेंगे
तो पेशेंट को दर्द होगा। सो द पेन इंटेंसिटी बिकम ग्रेटर विद मील। याद रखे, तो जब बंदा खुराक एक नवाला दो नवाले लेगा तो उसको इतना दर्द होगा कि वो दोबारा नवाला नहीं ले सकेगा। तो पेशेंट खुराक नहीं करेगा, वो दो नवाले के बाद कहेगा कि मेरे मैदे पे दर्द है, मैं मजीद नहीं खा सकता। तो इन पेशेंट में वेट लॉस होता है। फिर ड्यूडिनम के अंदर क्या होता है, देखिए इसका एक वजह है, ये भी फिजियोलॉजी समझानी पड़ेगी। दिस द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के अंदर देखें, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ड्यूडिनल अल्सर दैट इज इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड, HCl का बढ़ जाना। तो जब आप फूड लेते हैं, HCl एम्प्टी स्टमक पे इरिटेट करके पेन कराता है। तो ये लोग जब खुराक लेते हैं उसमें प्रोटीन है, और आप लोगों को पता है कि प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट करना है, पेप्सिन। और कल हमने बताया था कि ये कन्वर्जन HCl करता है। तो HCl एम्प्टी स्टमक पे इरिटेट करता रहता है, बट ये लोग जब खुराक लेते हैं तो फिर ये जब HCl खुराक को देखते हैं तो ये बैग जाके पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। तो खुराक लेने के बाद यहाँ पे ड्यूडिनम की इरिटेशन कम होगी। तो इसलिए याद रखें कि ड्यूडिनल अल्सर से मील लेने पे पेन कम होता है। सो G फॉर गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक इज ग्रेटर विद मील। D फॉर ड्यूडिनम, दैट इज डिक्रीज विद मील। ये लोग जितना खुराक खाएंगे उतना दर्द कम होगा, दे इंक्रीज वेट। H. pylori infection 70% associated with gastric ulcer, 90% strongly associated with duodenal ulcer। गैस्ट्रिक अल्सर तब होता है जब म्यूकोजल प्रोटेक्शन अगेंस्ट गैस्ट्रिक एसिड क्या हो जाती है, कम। और उसका एक वजह क्रोनिक यूज ऑफ एनसेड। फिर म्यूकोजल प्रोटेक्शन का कम होना, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ जाना। अदर काजेस के अंदर ये एनसेड है, वही बात है। और इसमें जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन बढ़ता है जो ड्यूडिनल अल्सर कराते हैं, एंड दैट प्रोमोट इनटू ड्यूडिनम प्रॉब्लम। रिस्क ऑफ कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक अल्सर जो है अगर ये ट्रीट ना की जाए, इट विल लीड्स टू अल्सर इंक्रीज। बायोप्सी शुड बी टेकन टू रूल आउट मेलिग्नेंसी। बट यहाँ पे लेके जो ड्यूडिनम अल्सर है इट इज जनरली बिनाइन, तो उसमें बायोप्सी की जरूरत तो नहीं होती। सो दीज आर द वेरी वेरी सिंपल इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडिनल अल्सर। और इन दोनों अल्सर्स को हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, दे आर नोन एज पेप्टिक अल्सर डिजीजेस। इसके बाद है अल्सर कॉम्प्लिकेशन। अगर अल्सर हम ट्रीट ना करें, अल्सर से हिमोरेज हो सकता है, अल्सर ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है, अल्सर परफोरेट हो सकता है। हिमोरेज से एक क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, कहते हैं कि अगर गैस्ट्रिक या ड्यूडिनल अल्सर है तो पोस्टीरियर अल्सरेशन या पोस्टीरियर हिमोरेज एंटीरियर से ज्यादा होता है। अभी क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सर, हिमोरेज, ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन। बट उन सब के अंदर मोस्ट कॉमन इज हीमोरेज। अगर गैस्ट्रिक अल्सर है और ये लेसर मोमेंटम पे ज्यादा होता है, तो अगर ये ब्लीड करे, हीमोरेज करे, द मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व्ड इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। आप लोग अगर प्रीवियस लेक्चर देखिए सीलियक ट्रंक, और अगर अल्सर ड्यूडिनम में है, द आर्टरी विल बी गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी। बट हेपेटिक आर्टरी कम फ्रॉम व्हाट, सीलियक ट्रंक। The most common artery which is bleed in gastric ulcer, that is left gastric artery, and the artery which bleed in duodenal ulcer, that is gastroduodenal artery। very 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 important one। फिर इसके बाद अल्सर अगर बड़ा है तो वो पाइलोरिक स्टेनोसिस और ड्यूडिनल एरिया को ऑब्स्ट्रक्ट करा सकता है। परफोरेशन जो है ड्यूडिनम के अंदर एंटीरियर परफोरेशन मोर कॉमन देन पोस्टीरियर। हिमोरेज जो है, ब्लीडिंग जो है वो पोस्टीरियर होती है, परफोरेशन एंटीरियर होती है। और यहाँ पे अगर एंटीरियर ड्यूडिनल अल्सर परफोरेट हो जाए तो इट विल लीड्स टू एंटीरियर एब्डोमिनल कैविटी पोटेंशियली लीडिंग टू न्यूमोपेरिटोनियम। इसका मतलब यह है कि जो हमारी एब्डोमेन है उसके बाद तो पेरिटोनियल लेयर है, और आपको पता है जो पेरिटोनियम है उसके साथ एयर मिलेगा, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर एयर है, तो न्यूमोपेरिटोनियम। अब देखिए चेस्ट एक्सरे है, और ये हमारे पास क्या है, इस डायफ्राम। डायफ्राम इज अ डोम शेप। तो लेफ्ट साइड पे अगर डायफ्राम के साथ इस तरह का एयर नजर आता है, दैट इज कॉल्ड फंडस एयर। ये स्टमक के अंदर नॉर्मल है, लेकिन ये जो रिम बनाए हैं ना, थोड़ा सा इसको देखिए रिम, तो ये फ्री एयर अंडर द राइट डायफ्राम है, विच इज अ क्लिनिकल केस ऑफ परफोरेशन। तो मे सी फ्री एयर अंडर द रिम राइट डायफ्राम, इट्स मीन के पेरिटोनियम के अंदर एयर आए है, नीमो पेरिटोनियम, एंड दैट विल लीड टू रेफर्ड पेन टू द शोल्डर थ्रू इरिटेशन ऑफ क्लिनिक नर्व। तो व्हाट इज द साइंस ऑफ परफोरेशन। परफोरेशन में जब हम एब्डोमिनल एक्सरे करते हैं, इरेक्ट एक्सरे करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इरेक्ट एक्सरे के अंदर जो राइट डायफ्राम है वहां पे हमें फ्री एयर मिलता है,
और उस ईयर को देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये क्या होता है, दैट इज मोस्ट लाइकली द अल्सर विच इज दैट इज मोस्ट लाइकली परफोरेशन। इसमें हम अर्जेंट क्या करते हैं, लेप्राटमी करते हैं। एक्यूट जीआईटी ब्लीडिंग क्या है, अपर जीआईटी ब्लीडिंग एंड लोअर जीआईटी originate from proximal to ligament of teres, that is suspensory ligament of the duodenum, usually occur with hematemesis or melena। देखिए आप लोग को मैं अगर मिसाल दे दूँ, आसान सी मिसाल कि फॉर एग्जांपल ये ड्यूडिनम है, तो ड्यूडिनम के साथ एक लेगामेंट होता है, दैट इज कॉल्ड लेगामेंट ऑफ टीरीज। देखिए एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर ड्यूडिनम, और ड्यूडिनम के बाद जेजुनम। तो जहाँ पे ड्यूडिनम खत्म होता है, जेजुनम स्टार्ट होता है, तो इसको हम ड्यूडो जेजुनल फ्लेक्सर कहते हैं। तो एनी ब्लीडिंग अबव दिस ड्यूडो जेजुनल जंक्शन अबव, दैट इज अपर जीआईटी ब्लीडिंग, इसके नीचे है तो लोअर जीआईटी। अगर यहाँ से ब्लीडिंग होगी तो हम या तो वोमिट में निकालेंगे, और अगर यहाँ से ब्लीडिंग होगी फिर नीचे जाएगी तो इट विल टेक टाइम, तो ब्लड भी कम, जो ब्लड स्टूल में आएगी अपर जीआईटी ब्लीडिंग, इट विल बी ब्लैक, दैट इज कॉल्ड मेलिना। द कॉज आर पेप्टिक अल्सर डिजीज एंड एसोफेजियल वेरिसेस ब्लीडिंग। फिर यहाँ पे देखें, अगर लेगामेंटम ऑफ टेरिस जो ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्सर है, इसके नीचे अगर ब्लीडिंग हो, अगर इसके ऊपर हो ये प्रॉक्सिमल है, अगर नीचे हो तो डिस्टल है, तो वो लियर जीआईटी है। यूजुअली प्रेजेंट विद हेमेटोचीजिया। हेमेटोचीजिया का मतलब होता है ब्राइट फ्रेश ब्लड इन द स्टूल, ब्राइट फ्रेश ब्लड इन द स्टूल, क्योंकि जितना ब्लीडिंग नीचे होगा, ठीक है, उतना उसमें टाइम कम लगेगा कि वो स्टूल में जाए। इसकी कॉज आईबीडी है, डायवर्टिकुलोसिस, एंजियोडिस्प्लेजिया, हीमोराइड्स, एनल फिशर एंड कैंसर्स। So any bleeding above duodenal flexor, that is upper GIT bleeding, any bleeding below duodenal junction, that is lower GIT bleeding। अपर जीआईटी ब्लीडिंग में ब्लीडिंग इन द वोमिट हेमाटोमेसिस हो सकती है, और अगर वो ब्लड आहिस्ता आहिस्ता, आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर स्टमक में ब्लीडिंग है और ये ब्लड आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाए इंटेस्टाइन में, स्मॉल से फिर लार्ज में, विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो फिर उस ब्लड के अंदर चेंजेस आएगी, आरबीसी लाइसिस होगी, तो ब्लड जब स्टूल में आएगा दैट विल बी ब्लैक टार स्टूल, दैट इज कॉल्ड ऑफ मेलिना। लेकिन लोअर जीआईटी ब्लीडिंग के अंदर जो ब्लड है वो फ्रेश होता है, रेड होता है, दैट इज हेमेटोचीजिया। तो होप आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया हो, और आई थिंक आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट मोर एंड मोर ईजियर। और आप लोग को ये अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में बता दें। यूट्यूब चैनल है जिसपे डॉक्टर सादिक अली, मैं लिंक शेयर करूंगा, प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको भी आप लोग सब्सक्राइब कर करें, लोगों के साथ शेयर करें।